अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने बैड डेट से रिलेटेड ना क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। आज हम बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवर्ड के बारे में बात करेंगे। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 जेरेमिया लॉस्ट मनी थ्रू कस्टमर्स नॉट पेइंग द अमाउंट्स ड्यू टू हिम। आगे लिखा हुआ अप्रैल 1 2007 ही सेटअप द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट एक सेटअप किया। आगे लिखा हुआ है गिव वन रीजन वाई जेरेमिया डिसाइडेड टू सेटअप दिस अकाउंट। जेरेमिया ने क्यों ये अकाउंट सेटअप किया होगा, लिखें। हेडिंग डाल दीजिए 9706 मई जून 2009 पेपर 21। यहाँ से सर बात शुरू करते हैं। डन। कोई एक रीज़न बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेटअप करने का। अकाउंटिंग रीज़न होता है, हमेशा याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रीज़न वाई डू वी क्रिएट प्रोविजन, क्यों बनाते हैं? वेरी गुड सर। अकाउंटिंग में क्या चीज़ होती है? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। सो वी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एज इट इज एन एस्टिमेटेड व्हाट, इनकम और एक्सपेंस। इट्स एन एक्सपेंस फर्स्ट। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से बात को अगर हम लिखना शुरू करें तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट estimated expenses should be recorded। आपको estimated expense should हमेशा रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। so we maintain प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर पेपर में पूरा लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पूरा लिखिएगा, राइट? अभी लिख लें, अभी प्रैक्टिस है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने आगे। लिखा हुआ है सर डिस्क्राइब टू फैक्टर्स जेरेमिया माइट कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग द अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिस्क्राइब टू फैक्टर्स। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों क्रिएट करते हैं, मैंने बताया आपको। वेरी गुड। एस्टिमेट क्या? या तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा सोचते हैं, या तो सर हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सोच के ऐसा करते हैं। यानी आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है वो डाउटफुल डेट की परसेंटेज को एस्टिमेट करवाती है। सर नहीं आई बात समझ में? आसान सी बात है ना यार। मैंने ये कहा कि आप अपने या तो माजी के तजर्बे से इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोविज़न कैसे कितना बनाना चाहिए, या आप अपने मुल्क की इकोनॉमिक हालात से बताएंगे, है ना सर? उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बैड डेट एंड अ डाउटफुल डेट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। बैड डेट क्या होता है सर? एक मिनट रुक जाना बॉस, सब लोग 2 मिनट रुकिएगा। सर लिखा हुआ है सामने सर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ सही है, बट ये तुमने जो बात बोली ना उसको ज़रा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ? व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तुम बात सही बोल रहे हो, वो राइट ऑफ हो जाते हैं, वो एस्टिमेटेड होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, बैड डेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस वेयर एज प्रोविजन कैन बी एन एक्सपेंस और कैन बी एन इनकम। यानी इसका मतलब है बैड डेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, वेयर एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। सर लिखने की बात खुद लिखें। बैड डेट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, bad debt is always an expense, whereas bad debt is always an expense, whereas आगे बोलेगा कोई? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैन बी एन इनकम और कैन बी एन क्या होगा? कैन बी एन एक्सपेंस। ये भी लिख सकते हैं बैड डेट इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर अ ईयर, वेयर एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये भी लिख सकते हैं। डन सर। 2 मार्क का था, एक तरफ आपने लिख लिया, काफ़ी है। अब आ जाएं सर ज़रा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग लाइक इस क्वेश्चन को देखेंगे गौर से, वो इस क्वेश्चन को, इसकी रिकॉर्डिंग तो तबाह हो गई मुझे यकीन है सर, क्योंकि ना स्क्रीन आ रही है समटाइम्स, जा रही है,
कुछ मसले कर रही है बट स्टिल आई विल मैनेज। सर लिखा हुआ है क्लिक्स लिमिटेड बुक्स कीपर प्रिपेयर द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द फंड्स आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2001। एज ऑफ डेट गिवन है, फिर सर आपके पास अप टू 30 डेज, उसके बाद गिवन है 16,800। या आखिरी क्वेश्चन याद है एजिंग मेथड, हम एजिंग मेथड में उसे क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, जो जितना पुराना होता है उस पर उतनी ज़्यादा परसेंटेज हम अप्लाई करते हैं, हम चीज़ों को एजिंग मेथड में मूव करते हैं। 31 टू 60 डेज आपके पास वैल्यू गिवन है 12,600, फिर 61 टू 90 डेज में आपके लिए वैल्यू गिवन है 7,100, फिर आपके पास वैल्यू गिवन है ओवर 90 डेज में 1,300। लिखा हुआ है फॉलोइंग रेट्स आर अप्लाइड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ये फॉलोइंग रेट्स हैं, दे आर अप्लाइड। सबसे पहले लिखा हुआ है सर अप टू 30 डेज 1% चार्ज करना है आपको, अप टू 30 डेज पे 1%। सुनो नहीं भाई, सॉल्व नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है सर आपके पास क्वेश्चन के अंदर, इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ मौजूद है, एक मिनट रुकना बॉस, फ्लक्चुएटिंग समथिंग इज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्यों तंग कर रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। 2 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इसे फिक्स कर दूँ। डन। अब देखते हैं क्या ये अभी फ्लक्चुएट करता है, नहीं। चलें सर, यहाँ आ गया सर आपके सामने, डन, रिकॉर्ड हो रहा है। सर यहाँ आ जाएं सर। सर लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज मेंटेन्ड, और अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज मेंटेन्ड, दिस हैड अ बैलेंस ऑफ 800। एनीवन, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है सर? ये आपके लिए क्या है सर? बैलेंस क्या? बीडी। सर बैलेंस बीडी आया ना ये आपके लिए। आगे देखिएगा सर, उसके बाद ऑन जनवरी 1 2010, 2010 के जनवरी 1 की बात हो रही है, सही लिखा हुआ है नहीं सर? आगे देखें, द बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2009 अमाउंटेड टू 1420। जवाब दीजिए, 1420 का मतलब क्या है सर? ये आपके लिए क्या है? बैड डेट्स, वही ना जो राइट ऑफ होते हैं, अभी देखेंगे। डेबी, अ कस्टमर who owed the company 700 had recently declared bankrupt। तो डेबी एक कोई कस्टमर होगी वो या होगा, उसने क्या किया, उसके 700 जो है ना सर वो क्या हो गए, वो आपके पास क्या हो गए सर? बैड डेट। और लिखा हुआ है दिस अमाउंट हैड बीन इंक्लूडेड इन द डिटेल्स अबव एज आउटस्टैंडिंग ऑफ 61 टू 90 डेज। वो 61 टू 90 डेज के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है जो 61 टू 90 डेज का आपके पास ये वाला पैरामीटर है, इसमें से आप किसको माइनस कर देंगे सर? इसमें से आप 700 को क्या कर देंगे? माइनस। तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 6400। आ रही है बात समझ में? आगे लिखा हुआ है इट हैज़ टू बी डिसाइडेड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट विल बी राइट ऑफ इमीडिएटली। कर दिया मैंने राइट ऑफ ऊपर। लिखा हुआ है 2 अक्टूबर को। अब ये ज़रा बड़ा ट्रिकी सी बात है, गौर से ज़रा देखें ट्रिकी क्या है इस क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन कह रहा है 2 अक्टूबर 2010 को हार्डवी एक क्रेडिट कस्टमर था जिसकी बिजनेस ने चलना बंद किया, क्लिक्स लिमिटेड ने उससे $0.25 इन डॉलर सेटलमेंट कर लिया। आपको पता है सर $1 में कितने सेंट्स होते हैं? $1 या $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंट्स? यार 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 रुपए में कितने रुपए होते हैं? 100 रुपए में कितने रुपए होते हैं? 100 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए बनते हैं ना। इसी तरह $1 है ना। कैसा अच्छा सा सवाल किया मैंने घुमा के। यार दोबारा से सुनो, पैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं ना आप लोगों को, कभी देखो भी तो पैसे के बारे में। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में कितने रुपए होते हैं? 100 रुपए होंगे ना यार। अब जवाब दो, $1 में कितने सेंट्स होंगे सर? $1 में 100 सेंट्स होंगे, है ना। 100 सेंट्स में से वो 0.25 सेंट्स आपको $0.25 यानी 25% अमाउंट रिटर्न कर रहा है। सर ये कहाँ लिखा है? डिसाइडेड टू रिसीव्ड इन द डॉलर। $1 का वो 0.25 वापस कर रहा है, तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट का भी वो 0.25 वापस कर रहा है। सर अगर टोटल अमाउंट देखा जाए तो उसका डेट कितने का है? 600 का। सर मैंने यहाँ लिखा 600 का सर उसका अमाउंट है, उसका 0.25 वो आपको क्या दे रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो 0.25 बन जाएगा सर 150। लेकिन 600 का सर वो आपको 0.75 नहीं दे रहा। तो जब वो नहीं दे रहा तो इसका अमाउंट आपके पास कितना बन गया? 450। ये रिसिट हो गया, ये बैड डेट हो गया, राइट। सवाल मेरा हुसैन ये है,
बेटा ये बोलो ये काम हुआ कब है, अभी अभी हो रहा है या पहले हो चुका? हो चुका। तो इसको तो अब मैं माइनस नहीं करूँगा। क्यों सर माइनस नहीं करूँगा? डेट पढ़े सर, डेट यहाँ पे लिखी है 31 दिसंबर 2010। ये काम तो हो चुका ना पहले, मैं दोबारा से क्यों माइनस करूँ? मेरी बात समझ में आई है? बड़ा ट्रिकी सी बात की सर, आपने पिछले वाले को माइनस किया, इसको आपने माइनस किया, इसको आपने माइनस नहीं किया क्योंकि ये हो चुका। मुझे जो डाटा मिला है वो 31 दिसंबर के मिला है, इसके बारे में कहा जा रहा था इसको राइट ऑफ कर लें इमीडिएटली। अदर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2010 टोटल 350। इस साल के मजीद और बैड डेट निकाल ली आपने सर, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी हो चुका। फिर पढ़ें इस लाइन को 2-3 दफा, अदर बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, हो चुके। और ये बात समझ में, ड्यूरिंग द ईयर ये हो चुके, उनका टोटल अमाउंट कितना है 350। These had been taken into account, पता भी चल रहा है इससे, These had been already taken into account, इनको आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? माइनस। सर जिनको माइनस कर चुके हैं, when drawing up the list of the trade receivables above। दोबारा पढ़ें सर जरा इस क्वेश्चन को, फिर आप मुझे, मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप सब लोग बड़े मजे से क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, वेलकम टू ए लेवल्स करके पढ़ें, बड़ा मजा आएगा आपको। आई एम जस्ट ट्राइंग यू टू नो कि ये अब आप आ गए हैं उस जगह पे जहाँ से ए लेवल से स्टार्ट हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस। फातिमा गौर से पढ़ना जैसे पढ़ रही हो, एक एक डेट पढ़ना। जोहेर भाई गौर से डेट पढ़िए, कहानी है इस क्वेश्चन में, डेटा इतना सारा है। मुनीब रमीशा, इसके अंदर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब पढ़नी है सर, वो देखें आपके सामने क्या है, सुनते जाएं। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब सुने, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ज़बरदस्त। सर एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, बैड डेट का अकाउंट, बैड डेट का अकाउंट हर साल क्या किया जाता है सर? ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है? क्लोज, है ना? तो पिछले साल वाले बैड डेट का इस साल वाले बैड डेट से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं होगा ना सर? तो जवाब देंगे। हाँ बोलें, जोहेर कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, दिसंबर 31 2010, आपको कौन सा साल के लिए सारा डाटा गिवन है? दिसंबर 31 2010। और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेवकूफ़ बना दिया आपको एग्जामिनर ने। ये देखें, ये लाइन पढ़ें, दिसंबर 31 2009, इस साल से इसका ताल्लुक है? नहीं। तो इसका क्या करें? कुछ नहीं, पढ़ के छोड़ देना था। सर ये क्या बदतमीज़ी है? नहीं देता वो तो क्या हुआ? यही तो आपसे लड़ाई है उसकी। आपने पता नहीं शायद उसकी बेल बजाई है बचपन में, भागे हम, तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चन देता है, मगर यही है, आपने उसे तंग किया था, वो आपको तंग कर रहे हैं अंकल। सर इस पूरी लाइन का इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये 2009 की कहानी है। बात समझ में आई? ये सुनते ही डर गए, हर डेट पढ़ने लगे फिर उस दिन से। अब डेट पढ़ो बेटा, ये बताओ ये किस साल की बात हो रही है? इसी साल की। ये किस साल की बात हो रही है? इसी साल की। और ये किस साल की बात हो रही है? इसी साल की। अब ये सब कुछ सही है और ये नहीं होना चाहिए था। अब भाई मेरी बात समझ में? अब क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मार्क्स देखो कितने? 6। खाली बेकार सी वर्किंग मत कीजिएगा, तरीके से वर्किंग कीजिएगा। सर हम लिखेंगे यहाँ के डेट्स आउटस्टैंडिंग, हम लिखेंगे सर यहाँ के डेट्स आउटस्टैंडिंग, फिर लिखेंगे सर इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट, फिर लिखेंगे सर हम इसके आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज, और सर फिर हम इससे निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट। सर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। डेट आउटस्टैंडिंग सर हमारे पास कितना है? 30 डेज, सही है, अप टू 30 डेज। यहाँ लिखा सर मैंने आके अप टू 30 डेज, फिर सर मैंने यहाँ लिखा 30 डेज टू जाएगा सर 60 डेज, फिर सर 60 डेज टू जाएगा सर 90 डेज, और फिर लास्ट में जाएगा सर मोर देन 90 डेज। या ये लिख सकते थे 90 डेज एंड अबव, ये भी सही है। सही है सर, 90 डेज एंड अबव, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। ओवर 90 डेज यहाँ लिखी हुई है। 16,800, 12,600, 16,800, 12,600, दिस इज 600। दोबारा से देखिएगा सर 600, फिर उसके बाद सर 700 माइनस किए थे ना, क्या बच गए थे? 6,400। फिर सर 90 डेज वाला अमाउंट है आपके पास 1,300। परसेंटेज देखें सर 1, 2, 3 एंड 10, 1, 2, 3 एंड 10, ये वैल्यू आ गई सर।
168 वैल्यू आएगी। 2% निकालिए ज़रा, चेक कीजिए कितना आ रहा है 12,600 का 2%। क्या आंसर आ रहा है? 252। और नेक्स्ट का आंसर निकालिए 64 का 3192। 1300 का 10% निकालें, क्या आंसर आएगा सर आपके पास? 130। सर इसका अब टोटल निकाल लें। टोटल निकालिएगा इसका 742। और सर जवाब दीजिए, रिसीवेबल्स का टोटल निकालिए 37,800। सर यहाँ मैंने इसका आंसर निकाला 37,800। So what is the amount that should be collected from receivables now? 37,800 and the doubt we have on them is very good sir. सर यहाँ तक आपने काम किया, आपको 6 मार्क्स एग्जामिनर देगा। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाइए। खूबसूरत बात इसने ये की, बैड डेट का अकाउंट भी बनवा लिया है साथ साथ नीचे, बाद में देखते हैं, पहले तो अभी यहाँ बना है। हुसैन कौन सा ईयर है? 2010। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे आके? जनवरी की 1st। सर यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन था सर क्वेश्चन में? 800। यानी कि उसके बाद हमें डिसम्बर 31 को हमने जो कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू निकाली बैलेंस CD, वो कितनी निकल के आई? 742। सर 742 सर वैल्यू आएगी यहाँ पे 742। सर जवाब दीजिए 742 के बाद सर आप यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे? सर यहाँ लिखूंगा आके मैं 800, यहाँ भी वैल्यू लिखूंगा आके मैं 800। सर जवाब दें, यहाँ मेरे पास क्या आएगा सर? इनकम स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ लिखा, मेंशन किया कि इनकम स्टेटमेंट। सर जवाब दीजिए 800 और 742 में का डिफरेंस लीजिए, अमाउंट बताइए कितना आ रहा है? सर अमाउंट आएगा आपके पास 58, राइट ना? इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर डिक्रीज है। डिक्रीज भी सर कितने से है सर? सिर्फ 58 से। तो अदर इनकम कितने से चार्ज होगी? 58 से। सर ठीक है, आगे बढ़ें सर। बैड डेट का अकाउंट बनाना है सर। सर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब वो याद रखें, वो पुरानी वाली मेरी बात जो अभी मैं आपको हंसते हंसते कह रहा था, एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए 2010 का भी इसमें डाटा दिया हुआ था, उसका कुछ नहीं लेना देना। 9 का, इसमें 2010 का डाटा यूज़ होगा। एक डाटा क्या है सर? एक है सर, एक तो आपकी कस्टमर है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है उसका नाम मेंशन करेंगे, डेबी। डेबी का अमाउंट कितना है सर? 700। सर इसकी डेट भी गिवन है, डेट डाल लीजिएगा, वो देख के 5 सितंबर से डाल लीजिएगा। फिर सर दूसरा कौन है सर? दूसरा भी बंदा, उसका भी शायद आई बिलीव नाम गिवन है, उसका नाम है सर हार्वी। हार्वी एक क्रेडिट कस्टमर था जिसने सीज कर दी ट्रेडिंग, और उससे आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया, कुछ बैड डेट हुआ है। तो मैंने लिखा सर हार्वी एक मेरा कस्टमर था जो चला गया, और सर कितना अमाउंट आ रहा है सर? 450। एक और कस्टमर है सर जिसका नाम नहीं है, अदर रिसीवेबल्स हैं वो। तो सर अकाउंट रिसीवेबल मैंने यहाँ मेंशन किया सर, और कितना अमाउंट उसने मुझे नहीं दिया? 350। 350 था ना, इफ़ आई एम राइट सर? 350 था, वो मुझे नहीं मिला। आ रही है बात समझ में? सर अब मैं करूं क्या? इसको CD लिखूं या इसको IS में ट्रांसफ़र कर दूं? IS में ट्रांसफ़र कर दें सर। सर आके इसको मेंशन करेंगे, IS में ट्रांसफ़र करें। देखिए IS में ट्रांसफ़र होके क्या निकलता है। तुक्के नहीं मार यार, चल कैलकुलेटर यूज़ कर। अभी वाले में तुक्के नहीं मारो सर, रात के 8:25 हो रहे हैं। तुक्का कैन रूइन द होल अकाउंट। आंसर निकाल लें सर। क्या आंसर आ गया सर आपके पास? आपके पास का आंसर आ गया 1500। 1500 का टोटल बैड डेट हो गया। बैड डेट तो है इस साल फातिमा, लेकिन इस साल प्रोविजन बैड डेट का एक्सपेंस है या इनकम? इनकम। अब हार्डवी का अकाउंट बनाना है। इतना जालिम था ना एग्जामिनर इस साल का कि उसने बोला बच्चे को जहाँ जहाँ से फंसा सकते हैं ना, वहाँ से फंसाएंगे। हालांकि सच्ची बात बताऊँ, ये बेसिक अकाउंटिंग है, ये तो बेसिक अकाउंटिंग है सर। पता है क्या हुआ? पता ये चला सर 2010 जब स्टार्ट हुआ तो इस बंदे से हमें कुछ पैसे लेने होंगे। पता है कितने पैसे लेने थे आपको? 600। 600 में से इसने आपको कितने पैसे दे दिए सर? इसने आपको दे दिए 150। तो बाकी जो बचे वो क्या हुए सर? सीधी सीधी बात सर, वो बैड डेट हो गए सर। आपने फ्री में मार्क्स ले लिए, अगर आपको आते होंगे तो। अगर किस्मत की देवी आपको उस दिन नहीं तंग कर रही होगी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आदमियों को देवी तंग करेगी और औरतों को जो है वो देवता तंग करेंगे। जो भी तंग कर रहे होंगे उनकी वजह से होगा ये, जो भी वोट है वो। डन सर, ये आंसर आ गया, राइट।
सर प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन, उसने फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाने के लिए मांगा। अच्छा सवाल है, लेंदी पूरा। सर जवाब दें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप फुल यूज़ कीजिएगा। क्या आएगा सर, एसेट 3 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए सर, 3 कॉलम्स हैं। फिर सर हम आके इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट एसेट। करंट एसेट में हम क्या मेंशन करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। जोहे ज़रा पीछे स्केजुअल के एंड में अकाउंट रिसीवेबल का टोटल लिखा है, बताना। 30 अकाउंट रिसीवेबल का टोटल 37,800। सर उसके बाद आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अब आंसर 742 हो गया है, ऐसा ही है ना। अभी बनाया ना PFDD का अकाउंट सर 742, इसको माइनस करेंगे और जो इसका आंसर आएगा वो लिखेंगे 742। रिकॉर्डिंग रिवर्स कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी देता हूँ भाई आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ये रहा CD बैलेंस। आ रही है बात समझ में, ये वहाँ गया। हाँ ये तो माइनस ही होना है, इनकम और एक्सपेंस सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की हद तक है। माइनस करके आंसर बताओ फातिमा। 37,058। तुम्हारा काम है हुसैन, तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना है सर, आपने पहले बैड डेट रिकवर्ड पढ़ाना है, सही है। रिकवर्ड पढ़ाना है, ऊपर लिख लो बीच में 3708 ये 37,050। अच्छा 37,058। Clicks Limited directors are reviewing the existing policy for calculating the provision for doubtful debts. उन्होंने existing policy को review किया है। Revision क्या है? They are considering applying 4% of the rate to all the debts on the basis of the calculation. अब वो कह रहे हैं वो एजिंग मेथड नहीं लगाना चाह रहे, वो कह रहे हैं हम डायरेक्ट उस पर कितने परसेंट अप्लाई करके दिखाएं, 4%। अमाउंट कितना है, 37,000 कितना, 37,800। तो सर अगर मैं 37,800 के ऊपर डायरेक्टली 4% अप्लाई करूं तो चेक करें आंसर क्या आ रहा है। वो कह रहे हैं एजिंग मेथड ख़त्म कर दो, उसके बजाय सारे डेटर्स के ऊपर ना कलेक्टिवली ये अमाउंट चार्ज कर दो। तो क्या आंसर आ रहा है सर, 1512। जवाब दें। पहले आपके पास कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज। सर मसला ये है कि पहले आपने इनकम चार्ज की हुई है, याद रखिएगा। पहले आपने क्या चार्ज किया हुआ है, इनकम। अब ज़रा गौर से यहाँ देखो, मेरे हिसाब से आंसर ये बनेगा, मुझे नहीं पता मार्केटिंग स्कीम में भी ऐसा ही है नहीं, आप चेक करना। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब मैं बनाऊंगा तो सुनो, अब इस वक्त प्रोविजन कहाँ पे मौजूद है सर, इस वक्त प्रोविजन मौजूद है ब्रॉड डाउन यहाँ पे, कितने पे मौजूद है, 742। सर आपने पहले वाला क्यों नहीं लिया, वो तो कर लिया ना हमने, रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। आ रही है बात समझ में, मैं रिव्यू करूंगा तो यहाँ से करूंगा ना रिव्यू, जो पहले चार्ज किया हुआ उसको हटाऊंगा। सर फिर यहाँ क्या लिखूंगा, CD बैलेंस। CD बैलेंस क्या आएगा, 1512। सर ज़रा डिफरेंस लीजिए इसका, बताता हूँ वो माइनस तो किए मैं 37,800 माइनस किया है ना मैंने, इसमें से 700 सब कुछ। अच्छा तुम प्रोविजन की बात करें, नहीं प्रोविजन तो अलग से अप्लाई हुआ होता है ना, वो तो रिसीवेबल से हट के है। आंसर निकालो, अभी समझाता हूँ, पहले आंसर निकालो। IS का क्या आ रहा है, 770। अब सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, अगर मैं साल के शुरू में ये पॉलिसी बनाता तो 800 से सर मैं 15-12 तक जाता, ऐसा ही होता। ओपनिंग होता 800, क्लोजिंग होता ये। सर ज़रा इसका डिफरेंस लीजिए, IS निकालिए कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 7,112। आ रही है बात समझ में। आप सुने, अगर मैं पहले से ये पॉलिसी रन कर रहा होता तो मेरा आंसर 7,112 होता है ना, लेकिन मैं पहले से ये पॉलिसी रन नहीं कर रहा था, एक बार मैंने इनकम चार्ज कर दी है तो पहले मुझे उस इनकम का इफेक्ट ख़त्म करना है। तो इनकम का इफेक्ट ख़त्म करने के बाद मेरा ये, तो मैंने क्या किया, मैंने उस इनकम का इफेक्ट ख़त्म करने के बजाय मैंने ओपनिंग बैलेंस नया रख लिया 742, और 742 में से मैंने 1512 को क्या कर दिया सर, माइनस। तो ये जो 770 है और ये जो 712 है, इसका डिफरेंस लेके देखिए 58 ही आएगा। आई बात समझ में, वो 58 मैंने पहले अपने अदर इनकम को कैंसिल आउट किया और फिर ये ला के रखा है। मेरी बात समझ में आई, ये पूरा नया अकाउंट है, यानी इसका मतलब है सर अब आप एक्सपेंस चार्ज करेंगे, और आप एक्सपेंस अब इसमें किस वैल्यू से चार्ज करेंगे, अब आप इसके अंदर एक्सपेंस चार्ज करेंगे 770 का। और ये बात समझ में, रिव्यू किया मैंने तो ये निकला आंसर। सर क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि हम
इनकम को काट देते हैं, बताया ना आपको अकाउंटिंग में कोई चीज़ कटती नहीं है, एडजस्ट होती है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ में आई? ये कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज। इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ये कि आपका प्रॉफिट 770 से क्या कर जाएगा, कम। आ रही है बात समझ में? ये वो ये सब जो चीज़ें पूछ रहा है उसकी बात करें। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन पे अब ये चेंज आएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितने का हो जाएगा, 1512, और अब आपकी इनकम स्टेटमेंट कितने से चार्ज होगी, 770 से। आ रही है बात समझ? एक्सपेंस चार्ज होगी वो भी। सर उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन हाउ दिस चेंज वुड अफेक्ट द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। भाई इनकम स्टेटमेंट में तो पहले आप इनकम चार्ज कर रहे थे, नाउ इट विल बी टर्न्ड एज एन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कितने का हो जाएगा सर, ये 770 का। वेयर एज पहले आप प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना माइनस कर रहे थे, 742, है ना। अब आप क्लोजिंग बैलेंस कितने का माइनस करेंगे, 1512। यानी पहले आपके रिसीवेबल्स 37,800 माइनस क्या वैल्यू बना रहे थे, 742 ये बना रहे थे। अब क्या बनाएंगे, 37,800 उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, 1512। और ये बात समझ में? अब आप ये लिखेंगे, उसके बाद अब आपका आंसर आगे जाके एक्सेप्ट हो जाएगा। 1512 लिख के दिखाना है, वाकई एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि आप प्रीवियस वैल्यू और नई वैल्यू बताएं एक्सप्लेन करके। एक्सप्लेन का मतलब ये कि previously the PFDD was charged as an income, now it is charged as an expense with an amount of 770, so our profit will reduce। और ये बात समझ में? however in a statement of financial position account receivable will reduce as well। सही है ना। और उसका अमाउंट आप लिख दें, एंड द न्यू अमाउंट विल बी, इन दोनों को आपस में माइनस करें और अमाउंट बताएं, द न्यू अमाउंट ऑफ रिसीवेबल विल बी दिस। आ गई बात समझ में? सर यहाँ तक का काम खत्म करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड को नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, वो बात को समझ जाएंगे। वेरी गुड, हमेशा ऐसा ही होगा। चलो भाई, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बॉस, अल्लाह हाफिज़।